Hello students, today we will discuss about Fresnel biprism and its applications. Fresnel biprism is one of the most accurate method to produce interference pattern and to determine the wavelength of monochromatic light. इंटरफेरेंस के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी का, और टाइप्स क्या क्या हैं इंटरफेरेंस के। यहाँ हम इसकी एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। इसकी एक एप्लीकेशन है, ये वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिटरमाइन करने के काम आता है। हम यहाँ जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक यूज़ कर रहे हैं। क्यों? मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है सिंगल वेवलेंथ। अगर हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो वाइट लाइट मल्टी सोर्स की तरह काम करेगी, और अगर हर एक सोर्स अपना अलग इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है तो जो हमें स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो ओवरलैप होकर मिलेगा, क्लियर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ एक्सपेरिमेंट में फ्रेस्नल ने बाइप्रिज्म को यूज़ किया। बाइप्रिज्म बनाया कैसे? बाइप्रिज्म के नेम से ही शो हो रहा है, बाइप्रिज्म, दो प्रिज्म का यूज़ किया है। फ्रेस्नल ने दो एक्यूट एंगल प्रिज्म का यूज़ किया। एक्यूट एंगल प्रिज्म मीन्स जिनका एंगल 90 डिग्री से लेस हो। यहाँ पर दो प्रिज्म लिए, ये बाइप्रिज्म है। जब दो प्रिज्म को ए बी, अगर हम इस पॉइंट को एक नाम दे दें, अगर मैं यहाँ लेट इसको डी नेम दे रही हूँ, तो ये प्रिज्म है एक, तो ए बी और ये डी, एक ये प्रिज्म है और एक ये प्रिज्म है, ए सी डी। इनको जब बेस टू बेस कनेक्ट किया तो ये एक सिंगल प्रिज्म बन गया, ए बी सी। डायमंड की हेल्प से फ्रेस्नल ने दो प्रिज्म को बेस टू बेस कनेक्ट करके बनाया, और जो सिंगल प्रिज्म कंस्ट्रक्ट हुआ ए बी सी, उसका ये जो एंगल है ये है 178 डिग्री, और ये जो एंगल है ये 11 डिग्री के हैं। ओके, दो प्रिज्म को, एक्यूट एंगल प्रिज्म को बेस टू बेस कनेक्ट करके एक सिंगल प्रिज्म बना ए बी सी, जिसका ये एंगल 178 डिग्री का है और ये जो एंगल्स हैं ये 11 डिग्री के हैं। The biprism ABC is a combination of two acute angle prism placed base to base. Fresnel used this biprism to produce two coherent sources. This prism is placed with its refracting edge parallel to slit S. यहाँ ये slit S है, इसका रिफ्रैक्टिंग एज है वो पैरेलल है इस स्लिट के, illuminated by a monochromatic source of wavelength lambda. When light from source S falls on the lower part of the biprism, देखिए अगर हमारे पास ये बाइप्रिज्म है और ये जो मीडियम है ये एयर है, जो बाइप्रिज्म है इसका मीडियम ग्लास है, तो लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? अगर यहाँ से सोर्स से इसके लोअर पार्ट पे फॉल होगी तो लाइट यहाँ से रेयर टू डेंसर जा रही है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो लाइट है जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। उसके बाद फिर से जब लाइट यहाँ डेंसर टू रेयर जाएगी, तो जब डेंसर टू रेयर जाएगी लाइट तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ जो लाइट है अगर इधर जानी चाहिए थी यहाँ, ये सीधी यहाँ जा रही है, ठीक है। और अगर इसको हम बैक से देखें, यहाँ से अगर आईपीस से देखें तो हमें ये अपीयर हो रही है कि ये यहाँ S2 से आ रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, लाइट S से आ रही है
और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार रेयर टू डेंसर और एक बार डेंसर टू रेयरर, और लाइट यहाँ सीधी जा रही है। बट अगर हम यहाँ देखें आईपीस से तो हमें ये लाइट यहाँ वर्चुअल सोर्स S2 से आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर? सिमिलरली व्हेन लाइट from source S falls on the upper part of the biprism, it appears to come from a virtual source S1. जैसे सेम लोअर पार्ट में जो लाइट गई है वो हमें कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, वर्चुअल सोर्स S2 से। ऐसे ही जब अपर पार्ट पे फॉल होगी तो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, S1 से। अगर हम सेंटर पोर्शन की बात करें तो ये लाइट यहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है और उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। ठीक है, तो ये जो दो रे हैं, एक ये रे और एक ये रे, ये कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो इस पोर्शन के अंदर मिलेंगी। ये जो लाइट है ये हमें पीछे से यहाँ वर्चुअल सोर्स S2 से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो लाइट है ये वर्चुअल सोर्स S1 से आती हुई दिखाई दे रही है। तो S1 और S2 एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। एक्चुअली यहाँ सारा काम ये स्लिट S कर रही है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें क्या अपीयर हो रहा है यहाँ से देखने पे कि ये जो काम हो रहा है, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है, ये वर्चुअल सोर्स S1 और S2 की वजह से मिल रहा है। बट एक्चुअली ये मिल हमें स्लिट S की वजह से रहा है। Hence, S1 and S2 act as two coherent source. If a screen is placed at a distance d from two coherent sources, interference fringes of equal width are produced between the region E and F. E और F region के बीच में आपको interference fringes मिलेंगी. To observe the interference fringes, screen is replaced by a microscope. Fringes are the point O on the screen is equidistant from source S1 and S2, hence the intensity at O is maximum. ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंटर पे होता है हमें हमेशा मैक्सिमा मिलता है। क्यों? क्योंकि सेंटर से सोर्स S1 और S2 का डिस्टेंस सेम होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, और पाथ डिफरेंस 0 हो तो n लैम्डा की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और n लैम्डा हमें ब्राइट के लिए मिलता है। ठीक है, तो O पर सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। हमें किसी पॉइंट अगर P पर देखना है मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, इंटेंसिटी को चेक करना है, तो वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज मैक्सिमम इफ द पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर मैक्सिमा देखना है तो पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। और अगर हमें द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट P विल बी मिनिमम if the path difference is equal to odd multiple of half wavelength 2n plus 1 lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3. And fringe width is given by beta lambda capital D by small d. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी फ्रिंज विड्थ को। बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू हमें पता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, where lambda is the wavelength of light, capital D is the distance between the source and the slit, small d is the distance between two coherent sources. Now we will discuss about its application. Its first application is it is used to determine the wavelength of light. फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो एक्सपेरिमेंट है उसकी हेल्प से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में थोड़ा सा चेंज करके। आपको ये पता है जो बीटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगर हमें यहाँ वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बीटा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बीटा है फ्रिंज विड्थ। बीटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रिंज विड्थ मैंने आपको बताया था,
अगर हमारे पास स्क्रीन पे एक डार्क फ्रिंज है, एक ब्राइट है, एक डार्क फ्रिंज है, एक ब्राइट है, फिर एक डार्क फ्रिंज है, फ्रिंज विड्थ is the distance between two consecutive dark और bright fringes। ये हमारे पास जो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है ये बीटा है, फ्रिंज विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, बीटा डिटरमाइन करने के लिए जो माइक्रोमीटर है उसको एक बार यहाँ सेट करेंगे, उसकी रीडिंग को नोट करेंगे, लेट दिस इज x1। उसके बाद हम माइक्रोमीटर को यहाँ ले जाएंगे इस फ्रिंज पे, यहाँ उसकी रीडिंग को नोट करेंगे, लेट दिस इज x2। x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो हम यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड फैक्टर इज डी। डी हमें पता है डिस्टेंस है स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का, तो वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में थोड़ा चेंज करना होगा। बीटा भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कैपिटल डी भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हमारे पास स्लिट S है, ये वर्चुअल सोर्स S1 और S2 हैं। S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ये हमारे पास बाइप्रिज्म है, ये आईपीस है, माइक्रोमीटर है। ठीक है। नाउ in the experimental setup of biprism we introduce a convex lens between biprism and eyepiece. Now move the convex lens in such a way that the image of virtual source S1 and S2 are seen in the field of view of eyepiece. लेंस को हम इस टाइप से यहाँ सेट करेंगे कि जो हमारे वर्चुअल सोर्स हैं S1 और S2, इसकी इमेज हमें यहाँ दिखाई दे आईपीस में। ठीक है। वो हमें वर्चुअल सोर्स की इमेज लेट ये दिखाई दे रही है S1 डैश एंड S2 डैश। इनके बीच का डिस्टेंस हमने D लेट किया था और लेट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D1 है। यहाँ देखेंगे हम इस लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज आई बाय ओ ऑब्जेक्ट। इमेज जो हमें यहाँ दिखाई दी है इसके बीच का डिस्टेंस है D1 और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। इमेज के डिस्टेंस को हम V एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U लेट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हमने M लेट किया था और लेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने n लेट किया था, तो इसको हम n इमेज तक का जो डिस्टेंस है बाय m लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं md1 इज इक्वल टू n d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ सेकंड केस में हमने लेंस L2 को, जो हमारे पास पहले लेंस L1 था, अब उसकी पोजीशन को चेंज किया, इस टाइप से उसकी पोजीशन को चेंज किया कि जो पहले इमेज का डिस्टेंस था वो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन जाए और जो पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो यहाँ इमेज का डिस्टेंस बन जाए, और फिर जो हमें वर्चुअल सोर्स की जो इमेज दिखाई देगी उसके बीच का डिस्टेंस देखा हमने, दैट इज D2। सेकेंड केस में अगर हम मैग्निफिकेशन देखें, D2 बाई D इज इक्वल टू V बाई U, m बाई n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n d2 इज इक्वल टू m d। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हमारे पास m d1 इंटू n d2 इज इक्वल टू n d m d। d1 और d2 दोनों साइड से n और m कैंसिल आउट हो जाएंगे। d1 d2 की जो वैल्यू है वो आएगी d स्क्वायर और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट d1 d2। So by putting the value of beta d small d we can easily calculate the wavelength, क्योंकि हमें पता है जो बीटा है that is
डी बाई डी। तो वेवलेंथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बीटा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, बीटा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। बीटा कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल डी इजीली कर सकते हैं, और जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू आई √D1 D2। तो इन तीनों की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू इजीली आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ट्रांसपेरेंट मटेरियल की किसी थिन शीट की थिकनेस को डिटरमाइन करने के भी काम आता है। इसकी ड्रॉबैक यही है कि जो शीट है हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट शीट की थिकनेस को डिटरमाइन कर सकता है ये। डायग्राम में देखेंगे, लेट A and B be two virtual coherent sources. Let a point O be the equidistance from A and B on the screen. When a transparent sheet G of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of one of the beam, the fringe which was originally at O shift to P as shown in figure. हुआ क्या यहाँ पर, ए और बी दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है स्मॉल डी है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। ये बी से यहाँ जा रही है, ओ पर तो हमें पता है मैक्सिमा मिलेगा। अगर हम किसी पॉइंट पी की बात करें, ठीक है, तो ए से जो रे जा रही है वो यहाँ से पहले, ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ एयर से डेंसर में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर टू डेंसर में अगर जा रही है रे, तो मैंने आपको बताया है टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और फिर जब डेंसर टू रेयर जाएगी ये यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये जो पॉइंट हमें पी पहले यहाँ मिल रहा था, जब हमने इस शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब हमें ये पॉइंट यहाँ मिल रहा था। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो रे है डेंसर से रेयर में जाने के बाद ये यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, और ये पी पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा यहाँ की बजाय, और ये जो ओ है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ की बजाय ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो ओरिजिनली पहले ओ पे था वो अब ओरिजिनली पी पे चला गया। नाउ द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम B to P in air is same as the time taken by the wave from A to P partially in air and partially through the transparent sheet. B से P तक जो रे जाने में टाइम लेती है वो टाइम सेम है रे जो यहाँ से यहाँ तक जाने में और उसके बाद ग्लास से फिर एयर में जाने पे ले रही है। तो हम यहाँ पर टाइम को देखेंगे और टाइम को इक्वल पुट करेंगे। टाइम हम लेंगे कहाँ से, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, हमारे पास वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम यहाँ से टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। लेट C नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड C बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन शीट। देखिए BP बाई सी नोड, हमें यहाँ क्या चाहिए, हम टाइम को इक्वल पुट कर रहे हैं, वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है P एयर में है तो हम वेलोसिटी C नोड ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए AP माइनस T, हमने इस G जो हमारी शीट है उसकी थिकनेस को लेस कर दिया AP से। क्यों लेस किया, क्योंकि ए पी पहले हम एयर में देखेंगे जो रे गई है, उसके बाद हम इस ग्लास शीट में देखेंगे। तो ए पी माइनस टी जो एयर से डिस्टेंस कवर हुआ है, एयर की वेलोसिटी ले ली सी नोड, प्लस टी जो हमारे पास ग्लास की थिकनेस है ये उसका डिस्टेंस है बाय सी। अगर हम सी नोट को कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी पी इज इक्वल टू ए पी माइनस टी प्लस सी नोट बाय सी इंटू टी। सी नोट बाय सी इज इक्वल टू म्यू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स BP माइनस AP इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी। इस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर हम T को कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। If P is the point originally occupied by the nth fringe, then path difference, हमें पता है path difference अगर हम right fringe की बात करें BP माइनस AP इज इक्वल टू एन लैम्डा। दोनों इक्वेशंस में देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, हम राइट को सेम पुट कर सकते हैं। म्यू माइनस 1T इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास थिकनेस ऑफ शीट को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की हेल्प से हम थिकनेस ऑफ शीट को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। So that's all about the Fresnel biprism and its two applications. Thank you.